नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूजीसी नेट, जेआरएफ और नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के जितने भी एग्ज़ामिनेशंस हैं उन सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद डिटेल, यानी कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उसके जो अदर ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड पॉसिबल जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2016 में हिमाचल प्रदेश में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के पेपर को, जिसमें 80 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के हैं। पहले 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 41 से आगे के 20 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है, एडिटिंग पीपल ईटिंग पीपल इज रॉन्ग, स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ मैन। ये 3 वर्क आपको दिए गए हैं, ईटिंग पीपल इज रॉन्ग, स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ मैन। ये 3 वर्क्स हैं। आपसे पूछ रहा है वर ऑथर्ड बाई, किसने ये वर्क्स लिखे हैं, इनकी कौन राइटर है। देखिए, पहला जो वर्क है ईटिंग पीपल इज रॉन्ग, ये एक नावल है जो कि राइटर की फर्स्ट नावल है। कौन है राइटर? मैल्कम बावरी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। मैल्कम ब्रैंडरी की जो पहला वर्क है, फर्स्ट नावल है, वो है ईटिंग पीपल इज रॉन्ग। ईयर 1959 में पब्लिश हुआ था। लिखते जाएंगे, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल मार्क किए हुए हैं, आप लिखते चलेंगे। कॉपी पेन आपका साथ में हो वो बेहतर चीज़ है। ठीक है, ईटिंग पीपल इज रॉन्ग ये फर्स्ट नावल है, 1959 में पब्लिश हुआ था, मैल्कम ब्रैडबरी का। ठीक है, सेकंड जो वर्क है स्टेपिंग वेस्टवर्ड, स्टेपिंग वेस्टवर्ड इन्हीं का वर्क है, मैल्कम ब्रैडबरी का, और जो कि पब्लिश हुआ था 1965 में। तीसरा है द हिस्ट्री ऑफ मैन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1975 एंड रिटन बाय मैल्कम ब्रैडबरी। अदर जो ऑप्शंस हैं जरा उस पर विचार करते हैं। रॉबर्ट बोल्ट वाज अ प्लेराइट, ही वाज बोर्न इन 1924 एंड डाइड इन 1995. William Golding is very famous and most important writer for your examination, and his most important work is Lord of the Flies. ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में यूजीसी नेट में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो उसमें कैरेक्टर्स हैं, राल्फ, जिम, ये सारे जो 4-5 बच्चे हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला जो राइटर है क्रिस्टोफर फ्राई। क्रिस्टोफर फ्राई वॉज बॉर्न इन 1907 एंड डाइड इन 2005. He was a poet and playwright, and his most famous work is a verse drama that is The Ladies Not for Burning. ठीक, Ladies Not for Burning. Sorry. It was published in 1948 and it was a वर्स ड्रामा। ये एक वर्स ड्रामा था जो कि 1948 में पब्लिश हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है क्रिस्टोफर फ्राई का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन 42 है, हु इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन मेलविलीज मोबी डिक। मेलविली मीन्स हरमन मेलविली। ठीक है, हरमन मेलविली की जो बुक है मोबी डिक, जिसके 2 अदर टाइटल्स भी हैं, द वेल एंड द वाइट वेल। ठीक है, वेल एंड द वाइट वेल, ये 2 अदर टाइटल्स भी इसके हैं जिनसे इस नावल को पब्लिश किया गया, एंड वाज पब्लिश्ड इन 1851 फॉर द फर्स्ट टाइम दिस नावल वाज पब्लिश्ड इन 1851 में पहली बार ये नावल पब्लिश हुआ था, एंड इट बिगिंस विद वेरी फेमस लाइन एंड ऑफ्ट कोटेड लाइन, कॉल मी स्माइल टुनाइट। ठीक है, कॉल मी स्माइल टुनाइट, ये आपके एग्जामिनेशंस में
कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपको याद रखनी है। हरमन मेलविली was an American novelist. He was born in 1819 and died in 1891। ठीक है, अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर आपको यहाँ दिए गए हैं, कैप्टन अहाब, इस्माइल एंड गैब्रियल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, वो है कैप्टन अहाब। ठीक है, कैप्टन अहाब वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप पेकोड। ये भी याद रखिएगा, PEQUOD, पेकोड। कैप्टन अहाब जो है, यही आपका आंसर हो गया, एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ द पेकोड एंड मेन कैरेक्टर इन द नॉवल। इस्माइल इज द नरेटर ऑफ द नॉवल। ठीक है, हु बिगिंस द नॉवल विद अ क्लासिक स्टेटमेंट, क्लासिक लाइन, दैट इज कॉल मी इस्माइल टुनाइट। ऑप्शन सी इज गैब्रियल। गैब्रियल इज अ को सेलर, जो कि इन सभी के साथ में शिप पर सेलिंग करता था। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके हो गए, आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच क्वार्टरली जर्नल ऑफ अमेरिका वॉज मोस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसेंडेंटलिज्म। अमेरिका का जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट था, जिसको ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कहते हैं, उससे जो रिलेटेड एक जर्नल था, एक मैगजीन थी, जिसमें ये लोग अपने वर्क्स को पब्लिश किया करते थे, दैट वाज द डायल। ठीक है, मैगजीन का क्या नाम था? द डायल। इट वाज एसोसिएटेड विद द ट्रांसेंडेंटल पोएट्स ऑफ अमेरिका। आफ्टर दैट एक इसमें अदर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नल का नाम लिखा हुआ, दैट इज द जर्म। आपको पता होगा, जर्म वाज पब्लिश्ड इन 1850। अच्छा, डायल का भी पब्लिकेशन टाइम लिख लीजिएगा। डायल वाज पब्लिश्ड फ्रॉम 1840 टू 1929। ठीक है, 1840 से 1929 तक इसको पब्लिश किया गया था। और याद रखिएगा, यहीं पर जो है वेस्टलैंड भी पब्लिश हुई थी। ठीक है, द जर्म वाज पब्लिश्ड इन 1850 एंड इट वाज एसोसिएटेड विद द प्री रैफेलाइट मूवमेंट इन इंग्लैंड और द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं, और जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा द जर्म। ठीक है, ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड गांधी जीज आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी का जो आइडिया था सिविल डिसोबीडियंस, उसको किसने इन्फ्लुएंस किया था, या किसके वर्क से इन्फ्लुएंस होकर के गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि इसको आप सविनय अवज्ञा कहते हैं, उसको जो है अडॉप्ट किया था। तो गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस था, वो एक्चुअली हेनरी डेविड थोर्यू, अमेरिका के एक ट्रांसेंडेंटल राइटर हैं हेनरी डेविड थोर्यू। ठीक है, उन्हीं का एक वर्क था जिसका टाइटल ही था सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, वहीं से इनका जो ये कार्य था, ये जो मूवमेंट था, वो प्रभावित था। तो हेनरी डेविड थोर्यू, इनका वर्क याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम रिटन बाई वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन की पोएम्स कुछ दी गई हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पोएम वाल्ट विटमैन की नहीं है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये वाल्ट विटमैन की पोएम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, वाल्ट विटमैन की है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस इज काउंटेस्ट स्वीटेस्ट, दिस इज अ पोएम बाय इमली डिकिंसन। ठीक है, यहीं पर नाम लिख लीजिए, इमली डिकिंसन। ठीक है, डिकिंसन लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, इमली डिकिंसन की पोएम है, एंड इट वाज रिटन इन 1859 एंड पब्लिश्ड इन 1864। लास्ट ऑप्शन है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये किसकी है? ये भी वाल्ट विटमैन की पोएम है, विच वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो आपका इस तरीके से जो आंसर हो गया वो आंसर सी हो गया, बिकॉज दिस इज रिटन बाय एमिली डिकिंसन, नॉट बाय वाल्ट विटमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 यूजीन ओनील के हैरी ऐप से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैरी ऐप जो है वो
UPHESC यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का जो सिलेबस है उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नेट के लिए भी और सेट के लिए भी और सभी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के जो एग्जामिनेशन हैं उन सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है ओनील यूजेस द टेक्निक ऑफ, कौन सी टेक्निक यूज की इन्होंने? इन्होंने यूज की है एक्सप्रेशनिज्म। कौन सी? एक्सप्रेशनिज्म की जो टेक्निक है वो जो है यूजीन ओनील ने यूज की है इन हिज प्ले द हेरी एप में। क्लियर है? हेरी एप में उन्होंने कौन सा टेक्निक यूज किया? एक्सप्रेशनिज्म। ठीक, अब हेरी एप पब्लिश कब हुआ था ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, राइटर तो आपको पता चल गया। ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1922 एंड दिस ईयर 1922 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट in the history of English literature because this is the year when lot of great works published. First of all, T.S. Eliot's The Wasteland, ठीक है, तो 1922 में वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था। T.S. Eliot का बहुत फेमस वर्क है। सेकेंड इज दैट जेम्स जॉयसेस famous novel Ulysses was published in year 1922. जैकब्स रूम बाय वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ का एक नावल है जैकब्स रूम, that was also published in the year 1922. Thereafter, Beautiful and Dominant by F. Scott Fitzgerald. ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं, उनका एक वर्क है ब्यूटीफुल एंड डैम्ड। ठीक है, ब्यूटीफुल एंड डैम्ड is a work of F. Scott Fitzgerald which is also published in the year 1922. Thereafter, D.H. Lawrence का वर्क है that is England My England. D.H. Lawrence's work England My England and Bertolt Brecht's Ball. ठीक है, Bertolt Brecht's work Ball, all these works were published in 1922. इन सभी को एक जगह पर याद कर रख लीजिए, लिख लीजिए ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें और आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन 47, हु फर्स्ट यूज द फ्रेज लास्ट जनरेशन? ये लास्ट जनरेशन जो फ्रेज है इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? तो याद रखिएगा, गर्ट्रूड स्ट्रेन हैज यूज्ड द टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स गर्ट्रूड स्ट्रेन हैज क्वाइंड द टर्म। ठीक है, ये जो टर्म लास्ट जनरेशन है इसको क्वाइन किसने किया? इट वॉज क्वाइंड बाई गर्ट्रूड स्ट्रेन। ठीक है, गर्ट्रूड स्ट्रेन ने इस टर्म को क्वाइन किया। यहीं पर एक और नाम आपको दिख रहा है, दैट इज नेम ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का भी नाम आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज पॉपुलराइज्ड दिस टर्म एंड ही यूज्ड दिस टर्म in the epigraph of his 1926 novel The Sun Also Rises. ठीक है, You are all a last generation. This is the line. You are all a last generation. This is the line from Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises, which was published in 1926. In this novel, in the epigraph, Ernest Hemingway has used the term last generation. It was coined by Gertrude Stein but popularized by Ernest Hemingway. ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको पॉपुलराइज किया। क्वाइनेज किसको जाता है? गर्ट्रूड स्टेन को। तो आंसर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा गर्ट्रूड स्टेन, और पॉपुलराइज किसने किया? वो हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पर चलेंगे। Who is not associated with the Harlem Renaissance? यह हार्लेम रेनासा क्या है? हार्लेम रेनासा is a movement in America that was associated with black people, black Americans. ठीक है, जो black American people हैं उन्हीं से associated ये एक movement है जिसको हार्लेम रेनासा कहते हैं, because it was centered in the Harlem place, इसीलिए इसको हार्लेम रेनासा
कहा जाता है। इट वॉज फ्लॉरिस्ड इन 1920s एंड 30s इन अमेरिका, ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड टू ब्लैक अमेरिकन्स। इसका जो एसोसिएशन है, ये संबंधित है जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, ठीक है, अफ्रीका के जो लोग आए हुए थे अमेरिका में, जो कि ब्लैक इन स्किन कलर थे, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यू नीग्रो और ब्लैक रेनासा, ठीक है। दो नाम से इस मूवमेंट को और जाना जाता है, एक न्यू नीग्रो, दूसरा ब्लैक रेनासा। दो मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इट एम्फेसाइजेस ऑन अफ्रीकन हेरिटेज। जो मेन मोटो इस हार्लेम रेनासा का है, दैट इज टू एम्फेसिस ऑन अफ्रीकन हेरिटेज, ठीक है। जो अफ्रीकन हेरिटेज हैं उन पर बेसिक फोकस करने का इसमें एम था। कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन से पोइट्स थे जो इससे एसोसिएटेड थे, कुछ के नाम याद लिख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज क्लॉड मैके, CLAUDE, क्लॉड मैके, MCKEY, क्लॉड मैके, ठीक है। दूसरा नाम है जीन टूमर, JEAN, जीन टूमर, TOOMER, टूमर, ठीक है। काउंटी कुलन, COUNTEE, काउंटी कुलन, CULLEN, लैंगस्टन ह्यूजेस। ये जो सारे राइटर्स हैं ये आपके इस हार्लेम रेनासा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में पहला है लैंगस्टन ह्यूजेस। तो आपने पढ़ लिया क्या लैंगस्टन ह्यूजेस क्या है, इससे एसोसिएटेड है। अभी हमने जो नाम गिनाए उसमें जो आखिरी नाम मैंने गिनाया वो लैंगस्टन ह्यूजेस का था। दूसरा क्लॉड मैके, पहला नाम हमने इन्हीं का लिया, क्लॉड मैके वॉज आल्सो एसोसिएटेड, ठीक है। जेन टूमर इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, ठीक है। जीन टूमर भी इससे एसोसिएटेड हैं। हु इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट इज वालेस स्टीवेंस, ठीक है। ये अमेरिकन राइटर हैं बट ही वॉज नॉट एसोसिएटेड टू दी हार्लेम रेनासा। इनका संबंध हार्लेम रेनासा से नहीं था। क्लियर। एंड एक और राइटर हैं जिनका नाम है एलन कॉक, एलन कॉक, ALAIN, एलन कॉक, सॉरी एलन लॉक, नॉट कॉक, एलन लॉक, LOCKE, एलन लॉक। ये जो है एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने एक एंथोलॉजी पब्लिश की जिसका नाम ही था न्यू नीग्रो। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1925। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 इज फ्रॉम द स्कारलेट लेटर्स बाई नथानियल हाथॉर्न, ठीक है। नथानियल हाथॉर्न का एक वर्क है, ठीक है, जिसको कहते हैं दी स्कारलेट लेटर्स। स्कारलेट लेटर्स जो है वो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्कारलेट लेटर्स में कह रहा है हु इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर, ठीक है। स्कारलेट लेटर में प्रिंसिपल कैरेक्टर कौन था? मेन जो कैरेक्टर था वहां पर वो थी हेस्टर प्राइम, ठीक है, जिसके लिए स्कारलेट लेटर्स यूज किया जा रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हेस्टर प्राइम हो जाएगा। इसमें जो पर्ल है, पर्ल इज द डॉटर ऑफ हेस्टर प्राइम, हेस्टर प्राइम। ये दोनों भी कैरेक्टर जो हैं आर्थर डेमसडेल एंड रोजर चिलिंगवर्थ, बोथ आर आल्सो फ्रॉम दिस सेम नॉवेल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलेंगे। क्वेश्चन 50 जो है आपके सामने है, दैट इज रिलेटेड टू पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि पुलित्जर प्राइज इज प्रेजेंटेड बाई, पुलित्जर प्राइज देने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज देने का जो काम है दैट वाज डन बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसको ये अवार्ड देने का जिम्मा है, वही इस अवार्ड को देता है। अब दो चार बातें इस अवार्ड के विषय में भी लिख लें। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस अवार्ड इज गिवन ओनली टू USA सिटीजन्स। जो USA के सिटीजन्स हैं उन्हीं को दिया जाता है, आउटसाइडर्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है। इट इज गिवन फॉर द बेस्ट अचीवमेंट इन जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, ठीक है। जर्नलिज्म और लिटरेचर में बेस्ट अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है बस। बट एक्चुअली दिस अवार्ड इज गिवन इन
21 कैटेगरीज, ठीक है। दिस इज एन एनुअल अवार्ड बीइंग गिवन इन 21 कैटेगरीज। लिटरेचर में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ड्रामा के लिए अलग मिलता है, फिक्शन के लिए अलग मिलता है, नॉन फिक्शन के लिए अलग मिलता है, पोइट्री के लिए अलग मिलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ अमेरिका, ठीक है। पुलित्जर प्राइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे आप कोई राइटर पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस बात को याद रखिएगा कि पुलित्जर प्राइज से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं, ठीक है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? हु इज द राइटर ऑफ अमेरिकन रेनेसां? हु इज द राइटर ऑफ अमेरिकन रेनेसां आर्ट एंड एक्सप्रेशन इन द एज ऑफ इमर्सन एंड विटमैन 1941, ठीक है। 1941 में इस वर्क को पब्लिश किया गया था, अमेरिकन रेनेसां। लिखा किसने था? दिस वॉज रिटन बाई एफओ मैथीसन। ऑप्शन सी जो है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। एफओ मैथीसन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्क, मीन्स ही इज द राइटर ऑफ the American Renaissance art and expression in the age of Emerson and Whitman. It was published in 1941. F.O. Matheson, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उस पर जरा गौर करेंगे। क्लिंथ ब्रूक इज फेमस अमेरिकन क्रिटिक who is associated with new criticism and formalist क्रिटिसिज्म, ठीक है। फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिस्ट क्रिटिक या फिर न्यू क्रिटिसिज्म के रूप में इनको जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपके सामने, दैट इज लेस्ली फील्डर, ठीक है। ही इज एन अमेरिकन क्रिटिक, सॉरी दिस इज मोस्ट प्रोबेबली सीज, ठीक है। सीज एन अमेरिकन क्रिटिक हु वाज बोर्न इन 1917 एंड डाइड इन 2003। अगला नाम जो एक और बचता है, that is Ihab Hassan. Ihab Hassan is Egyptian born American writer who was born in 1925 and died in 2015, ठीक है। 1915 में इहाब हसन का नाम जो है रिलेटेड है, कहाँ से? इजिप्ट के थे, इजिप्ट में पैदा हुए थे, अमेरिका में रहते थे, ठीक। इतनी सी बात इनके विषय में जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलेंगे। क्वेश्चन 52 आपके सामने है। व्हेन रेन क्लाउड गैदर, वर्क कौन सा है? व्हेन रेन क्लाउड गैदर्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968। इट इज अ नॉवेल रिटन बाय, हु इज द राइटर ऑफ दिस नॉवेल? व्हेन रेन क्लाउड्स गैदर इन 1968, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज फेमस वर्क बाय बेसी हेड, ठीक है। बेसी हेड का ये बहुत ही फेमस वर्क है, बेसी हेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस नॉवेल वाज रिटन इन एक्साइल, मीन्स व्हेन द राइटर बेसी हेड वाज इन एक्साइल दिस वर्क वाज रिटन, ठीक है। ये वर्क लिखा गया था। वर्क का नाम क्या हुआ? व्हेन रेन क्लाउड्स गैदर, 1968, clear? And first one is, that is Barbara Adair. Barbara Adair is a famous actress, ठीक है। ये एक फेमस एक्ट्रेस हैं बारबरा अडेयर। इनसे आप लोगों को बहुत कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इनको एक ऑप्शन के रूप में रख दिया गया है, नथिंग एल्स, ठीक है। फरीदा करोदिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज फरीदा करोदिया, ठीक है। फरीदा करोदिया इज बॉर्न इन 1942। फरीदा करोदिया जो हैं, इनका जो बर्थ है वो 1942 में होता है, ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन 1942। शी इज स्टिल अलाइव, अभी इनकी डेथ नहीं हुई है। शी इज एन साउथ अफ्रीकन, सॉरी, शी इज अ साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट। ये साउथ अफ्रीका की नॉवलिस्ट हैं एंड नाम है इनका फरीदा करोदिया। शी वॉज बॉर्न इन 1942। इनके वर्क्स की बात करें तो दो बहुत महत्वपूर्ण वर्क हैं इनके। फर्स्ट वन इज डॉटर्स ऑफ ट्वाइलाइट, पहला वर्क है इंपॉर्टेंट, डॉटर्स ऑफ
Twilight, it was written in 1968, and thereafter other work is Against an African Sky that was published in 1994। ठीक है, ये दो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हैं। नुइगी वा थिवांगो जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में। ठीक है, ही वाज बोर्न इन 1938 एंड इज़ अ कीनियन राइटर। ठीक, ही इज़ फ्रॉम कीनिया के राइटर हैं एंड राइट्स प्राइमरली इन हिज मदर टंग। ठीक है, इनकी मदर टंग जो है वो है गिक्यू। ठीक है, GIKUYU, गिक्यू। दिस इज द मदर टंग in which Ngugi wa Thiong'o writes, but formally यानी कि in the beginning he writes in English language, but as a protest he changed his medium and he left writing in English for sake of his native language। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन 53 थिंग्स फॉल अपार्ट से है। क्वेश्चन है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनू आजमी has been central, सॉरी गलत पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनू आजमी हैज दिस सेंट्रल कैरेक्टर्स में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है ये बात आपको पता करनी है। कहाँ पर? इन थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचबी इन दिस नॉवेल ओकोंको इज द राइट आंसर बिकॉज ही इज द प्रोटैगनिस्ट, मीन्स द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल ओकोंको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बाकी के ये जो कुड्स है, कुड्स याद नहीं यार, ये भी किसी नावल का करेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमने ध्यान नहीं दिया कुड्स कहाँ, हाँ याद आ गया। ठीक है, ही इज़ फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1899। ठीक है, कुड्स इज़ अ कैरेक्टर इन हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 and this novel is written by Joseph Conrad, who was born in 1857 and died in 1924 and is a Polish born British novelist। ठीक है, ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, ब्रिटिश सिटीजनशिप है, बट ही वॉज बॉर्न इन पोलैंड। ठीक है, एंड नगोथा इज आल्सो कैरेक्टर इन नुइगी वा थियांगोज वर्क वीप नॉट चाइल्ड that was published in 1964। ठीक है, वीप नॉट चाइल्ड एक नुइगी वा थियांगो का वर्क है जिसको पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं। ठीक है, नुइगी वा थियांगो के इस वर्क में वीप नॉट चाइल्ड में ये जो कैरेक्टर है नगोथा का ये अपीयर होता है। ठीक है, ओकोंको इज द मेन कैरेक्टर इन द थिंग्स फॉल अपार्ट, दैट्स वाई योर आंसर इज ओकोंको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग 54 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक, ये एक क्या है? एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर एसेज। ठीक है, 4 एसेज का एक कलेक्शन है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म दैट वाज पब्लिश्ड इन 1957 इज रिटन बाई, किसने इस वर्क को लिखा है? दिस इज अ फेमस वर्क बाई नॉर्थरॉप फ्राई हु वाज अ कैनेडियन क्रिटिक and associated to archetypical criticism। Northrop Frye was born in 1912 and died in 1991। Clear है? And Fearful Symmetry, a study of William Blake, this is also a very famous study by Northrop Frye। Clear है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Northrop Frye। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मार्गरेट एटवुड इज आल्सो अ कैनेडियन राइटर। शी वाज बोर्न इन 1939 and she is a Canadian poet and critic। she was awarded Booker Prize also in the year 2019। ठीक है, 2019 में इनको बुकर अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, एज जॉइंट विनर। ठीक, इनके जो कुछ वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट उसे भी आप नोट कर लें। सम इंपॉर्टेंट वर्क्स जस्ट लाइक द एडिबल वुमेन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1969। सरफेसिंग was published in 1972।
Lady Oracle was published in 1976. The Blind Assassin was 2000. The Testaments 2019. एंड सी वॉज, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट वर्क इनका रखिएगा, दैट इज़ गर्ट्रूड टाक्स बैक, बड़ा फेमस वर्क है, 1958 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर ऑफ गर्ट्रूड फ्रॉम हैमलेट। ठीक है, हैमलेट की जो कैरेक्टर है, हैमलेट की जो मदर है गर्ट्रूड, उसी के पर्सपेक्टिव से ये वर्क लिखा गया है, गर्ट्रूड टाक्स बैक। क्लियर है, 1958 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद हम लोग चलेंगे 55 पर। क्वेश्चन 55, ठीक है, द वर्ड इज व्हाट इट इज, द वर्ड इज व्हाट इट इज, ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ वी.एस. नायपॉल। ठीक है, ये आपके सामने एक बायोग्राफी का वर्क है, पूछ रहा है इज रिटन बाई, हु हैज रिटन दिस बायोग्राफी, दिस वाज रिटन बाई पैट्रिक फ्रेंच। पैट्रिक फ्रेंच who was born in 1966 and he has written the word is what it is, the authorized biography of V.S. नायपॉल। क्लियर है, ऑप्शन बी है आपके सामने कॉलिन चैनर। कॉलिन चैनर, he was born in 1963, still alive and is a Jamaican writer। ठीक है, he is a Jamaican writer and known as बॉब मार्ले। ठीक है, इनको जमाइका में बॉब मार्ले के नाम से जाना जाता है, कॉलिन चैनर। ठीक है, 1963। ऑप्शन डी जरा देखेंगे, कमाऊ बार्थवेट, ही इज अ फेमस क्रिटिक, ही वॉज बॉर्न इन 1930 एंड डाइड इन 2020, वेरी रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है, एडवर्ड कमाऊ बार्थवेट। ठीक है, एंड ही वॉज अ बारबेडियन पोइट, बारबाडोस इज द नेटिव प्लेस ऑफ कमाऊ बार्थवेट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56 क्या कहता है, इन विच ऑफ हिज वर्क्स हैज़ प्लेटो सेड। लाइन आपको दी गई है प्लेटो की कि इनमें से किस वर्क में प्लेटो ऐसी बातें कहता है। प्लेटो क्या कहता है जरा उसको देखिएगा, फॉर द पोएट इज लाइट एंड विंगड and holy things and there is no invention in him until he has seen inspired and is out of his senses। That was written in Plato's work, that was said by Plato in his work Ion। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इयॉन से ये कोटेशन लिया गया है। क्वेश्चन 57 पर चलेंगे। क्वेश्चन 57 आपके सामने है, थोड़ा इसको कहीं एडजस्ट करना चाहिए, चलिए यहाँ ऊपर कर दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, अरिस्टोटल डिफाइंस अ प्लॉट एज सिंपल। ठीक है, अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के एक प्लॉट को सिंपल कहा है। ठीक है, विच देयर इज नो means in the plot in which there is no peripety। option A is correct। ठीक है, option A is correct, in which plot there is no peripety that is simple plot। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लॉट में पेरिपेशिया का होना या पेरिपिटी होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो उस प्लॉट को सिंपल प्लॉट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 58 पर चलेंगे। द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिएगा, कहीं एक जगह लिख लीजिए। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स के 5 चैप्टर जो पहले थे
वो किससे संबंधित थे? द फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स वाज एसोसिएटेड विद डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट। डिफरेंट जो इमिटेटिव आर्ट्स होती हैं उन्हीं से रिलेटेड था फर्स्ट 5 चैप्टर। तो यहीं पर एक साथ आप लिख लीजिए कि टोटल 26 चैप्टर्स में जो अरिस्टोटल की पोएटिक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट टू 5 चैप्टर दैट इज जनरल व्यू ऑफ आर्ट, दैट इज डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स, इनका जिक्र है। एंड देयर आफ्टर चैप्टर 1 to 4 and chapter 25 is related to poetry, and chapter, sorry, not 5, chapter 1 to 4 and 25 is related to poetry. Chapter 5 is जनरल वे टू कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड इपिक, मीन्स चैप्टर 5 में एक जनरल डिस्क्रिप्शन तीनों का है, कॉमेडी का है, ट्रेजेडी का है और इपिक का है। एंड चैप्टर 6 to 19 डील्स विथ ट्रेजेडी। मोस्ट ऑफ जो टर्म्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड, आर फ्रॉम टेकन फ्रॉम, आर मेंशन्ड इन द चैप्टर 6 ऑफ पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। ठीक है, चैप्टर 6 to 19 ट्रेजेडी, चैप्टर 21, 20, 21 एंड 22 इज पोएटिक डिक्शन, chapter 23 and 4, that is 23 and 24 is epic poetry, and last chapter, chapter 26, comparison of epic and tragedy। ये जो है इस तरीके से चैप्टर्स का डिवीज़न है एरिस्टोटल की पोएट्री में, सॉरी पोएटिक्स में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स हैज़ बीन डिस्कस्ड by Aristotle in his first 5 chapters। क्लियर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दैट इज, ये कहता क्या है भाई? ये कहता है आपसे कि आर्स पोएटिका ओपन्स विद, ठीक है, आर्स पोएटिका जो वर्क है किसका है? होरेस का वर्क है आर्स पोएटिका, ये भी लिख लीजिएगा, होरेस का वर्क है आर्स पोएटिका। ओपन्स विद द assertion that a poem must have। Ars Poetica opens with the assertion that a poem must have। ठीक है, एक पोएम में क्या होनी चाहिए? एक असर्शन के साथ ये वर्क बिगिन होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अ पोएम मस्ट हैव ब्लैंक स्पेस है, आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ द सुटेबल आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। सुटेबल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक यूनिटी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है फर्स्ट ओपनिंग लाइन में ही डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विल बी हु गेव द टाइटल आर्स पोएटिका। ठीक है, आर्स पोएटिका जो टाइटल है वो किसने दिया है? ठीक है, दिस टाइटल आर्स पोएटिका वॉज गिवन बाई Quintillus। Quintillus was another poet, another writer from Greek itself, from the time of Horace, and the title Ars Poetica was given by Quintillus। ठीक है, ये जो राइटर हैं, थिंकर थे, थियरिस्ट थे, इन्होंने ही इस वर्क को टाइटल दिया था। किस वर्क में दिया था? इंस्टीट्यूटियो ओराटोरियो, इंस्टीट्यूटियो ओराटोरियो। ठीक है, अपने इस वर्क में इन्होंने इसको दिया टाइटल। यहाँ पर आपका एंड होता है आज का सेशन। हमने आज के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। टारगेट होता है कि मैक्सिमम 40 मिनट्स में हम लोग डिस्कस कर लें। चूँकि हम लोग जो है काफ़ी डिटेल के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इसलिए एटलीस्ट 40 मिनट्स तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि कम से कम पर क्वेश्चन 2 मिनट की ज़रूरत तो पड़ती ही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लगभग ये 20 क्वेश्चंस हम लोग 40 मिनट के सेशन में कवर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी नॉलेज एनरिच होगी, बेटर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस और भी स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे।
कि आने वाला जो अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन है जो कि दिसंबर 2023 में होना है, उसमें क्या स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से आप पढ़ाई करें कि सफलता आपको मिले। बात चलते चलते ध्यान में रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि हम संघर्ष करते रहें, यदि हम अपना ईमानदारी से प्रयास करते रहें तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपस में जुड़ सकें, बेहतरीन कंटेंट पा सकें और अगला जो टारगेट हमारा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें दिसंबर 2023 के एग्ज़ामिनेशन में। सो वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।